नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मीन्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं ये आपको एक नया बुक आया हुआ है केवीसी नैनो का, इसी से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का प्लेटफॉर्म बुक का 17 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं, आप उसे जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज के अंतर्गत घटना को 1 सेकंड में मापा जाता है। कोई आवर्त घटना इकाई समय में आपको जितनी बार घटित होती है उसी घटना की आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और मानव शरीर का जो तापक्रम साधारणतः होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। और केरोसिन कच्चे पेट्रोलियम का वह अंश है जो कि 175 से 275 डिग्री से ताप पर आसुत होता है, और इसमें पैराफिन और नेपथिन रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस यानी कि म्यूट्यूऑलिज्म। म्यूट्यूऑलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूट्यूऑलिज्म कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट करके पूछें, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O2 जो है वह आपको प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एड्स किसके कारण होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है एड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपको हड्डी विज्ञान की पढ़ाई की जाती है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूसीन जो है यह आपको एक आवश्यक अमीनो एसिड है। और
आवश्यक अमीनो एसिड उसे कहते हैं जो जीव द्वारा स्वयं संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इससे अपने आहार में बाहर से आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर का, माफ कीजिएगा, कह रहा 12 में कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियंत्रक क्षार। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी उपकरण है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है और रिएक्टर में संलयन प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की बौछार को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षार के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपघटक का होता है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है और प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादक जीवों के मरने पर अनेक निम्न कोटि के जीवधारी जैसे जीवाणु और कवक मृत शरीरों का अपघटन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपघटक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी कि सोनार का आपको फुल फॉर्म बताना है कि इसका क्या होगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा आपको सोनार का संक्षिप्तीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, साउथ नेविगेशन और रेंजिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। मिनीमाता एक स्नायुविक बीमारी है जो पारा के गंभीर विषाक्तता के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फा किरण जो है वह आपको घनात्मक रूप से आवेशित होने वाला कण है और अल्फा कण अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान हीलियम परमाणु होते हैं जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं, माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवक से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में मिलान करना है आपको। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह आपको दोहरी झिल्ली हो जाएगा, उसके बाद राइबोसोम झिल्ली विहन और लाइसोसोम जो हो जाएगा एकल झिल्ली हो जाएगा, यानी कि आपका 18 का राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइसोसोम एकल झिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लाइकोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेंटल जो है वह आपको पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 में कह रहा है कि उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ताइवान में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे और वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे पेंजिया नाम दिया। और जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और पुनः इसे 1924 ईस्वी में संशोधित रूप
प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि जेलेपला दर्रा स्थित है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबरी वीरी परियोजना जो गुजरात दे रहा है यह आपका सही नहीं है। सबरी वीरी परियोजना गुजरात का मिलान यानी सही नहीं होगा, यह परियोजना केरल में है, यानी कि इसका केरल हो जाएगा, गुजरात नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक सही है और बाली मेला परियोजना उड़ीसा सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा कि पोकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल राज्य से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा कि जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, और वह है 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आपको महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, और ये आपको उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है और सियाचिन हिमनद हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमनद है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा कि दचिगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगुल को आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये आपको यह दचिगाम नेशनल पार्क जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, यानी कि कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर जो है वह आपको कर्क रेखा के उत्तर में है। मणिपुर राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला देश है मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, चाद, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि और सारे भी देश है जो कि इतना कुछ हम बता दिए, इतना कुछ दिमाग में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको पश्चिमी तट पर चलती है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है और हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको डेनमार्क का भाग है और ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा और आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलिने जो है यह आपको कर्नाटक क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लगभग 40 वन्य जीव अभ्यारण्य
है और संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलीमदान को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीमदान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट और गुरु अर्जुन देव इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी तथा इन्हें अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शंभुनाथ जो थे वह आपको तीसरे जैन तीर्थकर थे। अजीतनाथ दूसरे, उसके बाद ऋषभदेव पहले और सुमितनाथ जो थे वह 5वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोरखा। यानी कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा यानी कि नेपाल, गोरखा यानी कि नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई थी और नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि मालविकाग्नम मित्रम के लेखक थे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। मालविकाग्नम मित्रम कालिदास की एक नाट्य कृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और पुलिस सुधार, बंगाल का विभाजन और सेना का न्यायिक सुधार जो है वह लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कर्जन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत विभाजन। कांग्रेस का अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था और नरम दल ने सूरत विभाजन में गरम दल को बाहर कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा कि द हिंदू स्वदेशम मित्रम किसने प्रकाशित किया? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रम प्रकाशित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि 1760 का
प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। और वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवाजी। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्ट परिषद कहा जाता था, जिसे शिवाजी के द्वारा नियुक्त किया जाता था। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवाजी। 52 में कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपको कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। और संविधान के अनुच्छेद 72 यानी कि 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून द्वारा संघ सूची में किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र और शक्ति को बढ़ा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का आपको परिणाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य जो है वह मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर के पदों तथा उनके निर्वाचन संबंधी वर्णन है। 93 आपको VVI है अनुच्छेद, यह आपको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1968 में पेश किया गया था। और पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?
61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के क में आपका मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया और यह आपको 51 के क में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। यह 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको वित्त विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर धन विधेयक का है तो यह आपको अनुच्छेद 110 हो जाएगा और अगर आपको 280 यानी कि वित्त आयोग अगर कहे तो 200 अनुच्छेद 280 हो जाएगा और यह आपको वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया, यानी कि 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कहा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि झ में किया गया है 43 के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 68 कह रहा है कि ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर पर आधारित सूचकांक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कार्यक्रम है और उसका प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, कार्यक्रम है और प्रारंभ वर्ष है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो आपको 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है वह 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको
आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर संहिता आयकर से संबंधित है और यह कर प्रणाली पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली का अनुरूप है। इसके द्वारा सभी प्रत्यक्ष कर एकल संहिता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यूएनडीपी के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित करों में कौन सा कर जो है वह ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय मेलों पर कर जो है वह आपको ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। और भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 कार्यात्मक विषय वस्तु को समाहित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद पनगड़िया जो थे वो आपको नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में आपको परिभाषित अंगीकृत की थी परम गरीबी की परिभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आराम जो है यह आपको नहीं होता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा कि बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, यानी कि 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र भूमि का संरक्षण। रामसर प्रस्ताव संधि आंध्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है और रामसर आंध्र भूमि समझौता 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेनेट के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया और इन्होंने यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि 81 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य दिया हुआ है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका छत्तीसगढ़ में है। मूल्यम जो है वह आपका हो जाएगा गोवा में, और कलेसर जो है वह आपका हो जाएगा कलेसर जो है वह हरियाणा में हो जाएगा, और बेतवा जो है वह झारखंड में हो जाएगा, यानी कि 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2035। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। भारत के द्वारा 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि हम केबीसी नैनो बुक से लेकर आए हुए थे। दोस्तों इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम का, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों प्लेटफॉर्म का हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं बिहार दरोगा मेंस का, आप लोग उसे भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।